जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे केवीएस एनवीएस की जो स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में। तो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली। इस क्लास में अपन आईडी के बारे में क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो डेफिनेशन है, जो कारण है, जो बेसिक बेसिक बातें हैं आईडी से रिलेटेड, उन सभी की चर्चा इस क्लास से अपन शुरू करेंगे। टीजीटी हो या पीआरटी हो, दोनों के लिए ही उपयोगी है ये क्लास। तो आप टीजीटी से हो या फिर पीआरटी से हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो आईडी है, तो आप ये क्लास देख सकते हो। इन सब के नोट्स, काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे, इनके क्लासें कहाँ मिलेगी, उनके बारे में तो बताया ही नहीं आपने। तो ये क्लासें हैं, ज्यादातर क्लासें आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। यूट्यूब पर केवीएस एनवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। इसके अलावा नोट्स की बात करें, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और कुछ क्लासें कहाँ पे मिलेगी, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। देखो, सबसे पहले आप क्रोम पे जाके क्या करेंगे, पीवी क्लासेस सर्च करेंगे। पीवी क्लासेस सर्च करेंगे तब पीवी क्लासेस की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, ऑल एग्जाम पे जाओगे, ऑल एग्जाम पे जाओगे, तब यहाँ पे कोर्स आपको दिखाई देंगे। टेस्ट सीरीज भी, यहाँ टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज मिलेगी और नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। ऑल एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल एग्जाम है, तो यहाँ पे दिखाई देगा केवीएस एनवीएस टीयर 2 स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये तो नोट्स ओपन हो गए अपने कोर्स पे। अपन क्लिक करते हैं, देखो इस पे क्लिक करेंगे तब अपने पास ये कोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अभी इस कोर्स पे अपन ने कुछ भी नहीं डाला है, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पीवी क्लासेस की वेबसाइट पर ही आपको नोट्स मिलेंगे और वो क्लासेस बाद में मिलेगी। वो तो जब तक आपको यूट्यूब पे जो क्लासेस आ रही है उनको कंटिन्यू देखना है। ठीक है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिनके बीएड में आईडी सब्जेक्ट रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वही स्टूडेंट इस क्लास को देखना, क्योंकि अपन ने नोटिफिकेशन में देखा था, जब पिछली क्लास बताई थी, सिलेबस पर चर्चा की थी, नोटिफिकेशन में देखा था कि क्या सिलेबस आने वाला है। तब मैंने बताया था कि आरसीआई के अकॉर्डिंग आपको जिस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया, उसी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है, उसी के आपके क्वेश्चन आएंगे। आप आईडी से है तो आईडी, एचआई से तो एचआई, वीआई से है तो वीआई, उन्हीं के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अपन सबसे पहले आईडी शुरू कर रहे हैं। आईडी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो साथी इस क्लास को देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। वेबसाइट पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वो पीडीएफ निकला कर भी पढ़ सकते हो। ठीक है। सबसे पहला अपना टॉपिक है परिभाषा, कारण और निवारक और उपाय, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन। सबसे पहले इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे आईडी की डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं है। समय समय पर परिभाषाएं बदलती रहती है। पहले क्या परिभाषा थी, अब क्या, वर्तमान में क्या परिभाषा है, सबकी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। तो ये पीवी क्लासेज के सोशल मीडिया हैंडल्स है, पीवी क्लासेज इंस्टा, ये फेसबुक और ये टेलीग्राम। ये टेलीग्राम मेन चैनल है पीवी क्लासेज का। केवीएस एनवीएस का जो टेलीग्राम चैनल है वो अभी अलग से होगा, तो उसका मैं यहाँ पे लिंक अभी लिखा नहीं है केवीएस एनवीएस वाले का, तो उसका भी लिंक डाल देंगे, अगली वीडियो में डाल देंगे, तो वहां से या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। केवीएस एनवीएस वाले वीडियो और जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे जाएंगे, वो उसी चैनल पे जाएंगे जो केवीएस एनवीएस वाला है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि मानसिक मंदता क्या है, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें चर्चा करेंगे, किस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है आईडी। ठीक है। तो सबसे पहले बौद्धिक अक्षमता की बात करें, या फिर बौद्धिक अक्षमता को ही मानसिक मंदता बोलते हैं, या फिर मानसिक विकलांगता, इंग्लिश में इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। मानसिक मंदता क्या है, बौद्धिक अक्षमता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले मानसिक मंद या मानसिक विकलांगता उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हुआ हो, जिसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हुआ हो और बौद्धिक विकास अवरुद्ध दशा में हो। ऐसे व्यक्ति या बच्चों में सोचने, लिखने, पढ़ने लिखने से क्षमता का विकास क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा उनका विकास, सोचने समझने, तर्क करने का जो विकास है वो कम होता है। इन्हीं बच्चों को क्या, कौन से बच्चे बोलते हैं, बौद्धिक अक्षमता या फिर मानसिक मंदता या फिर मानसिक विकलांगता वाले बालक। ठीक है। परिभाषा की बात करें, ये तो उसकी आईडी के बारे में पता चल गया कि मानसिक मंदता वाले बालक कौन से होते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, मानसिक मंदता की परिभाषा उसके लक्षण, व्यवहार, अक्षमताओं के आधार पर दी गई है, लेकिन समय समय पर इसकी
परिभाषाएं क्या होती है, बदलती रहती है। समय समय पर इसकी परिभाषाएं, पहले परिभाषा क्या थी, अब परिभाषाएं क्या है। तो परिभाषाएं, अब परिभाषाओं पर अपन चर्चा करते हैं। 1959 में एएमडी यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य औसत से कम बौद्धिक कार्य प्रगता से है, जो विकास की अवधि के दौरान होता है तथा अनुकूल व्यवहार में सती से जुड़ा है। ये अपने पास 1959 में ये परिभाषा दी थी कि मानसिक मंदता किससे रिलेटेड है, बौद्धिक प्रगता से है। ठीक है, और उसकी जो आईक्यू होती है वो क्या होती है, सामान्य बौद्धिक से कम होती है। ठीक है, औसत से कम होती है। अर्थात इस परिभाषा में औसत से कम सामान्य बुद्धि बौद्धिक कार्य प्रगता का तात्पर्य है 85 85 या उससे कम जो आईक्यू होती है, वो कौन से बालक होते हैं, मानसिक मंदता वाले माने जाते हैं। विकास अवधि जन्म से 16 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन 1959 में क्या डेफिनेशन दी थी कि जो विकास की अवस्था है वो जन्म से 16 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, और इस ऐसे बच्चों का जो आईक्यू 85 से कम हो, ऐसे बच्चों का आईक्यू 85 से कम हो, उन्हें मानसिक मंदता वाले बालक कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा कब दी थी, 1959 में। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आई। नेक्स्ट परिभाषा, पुनः इस परिभाषा को 1973 में संशोधित किया गया, जिसके द्वारा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यप्रगता जो अनुकूल व्यवहार में कमी के सैगामी के रूप में विद्यमान होती है। ग्रोसमैन ग्रोसमैन ने 1973 में जो परिभाषा थी, 1959 में जो परिभाषा आई थी, उसमें संशोधन किया। वो संशोधन किया और क्या बताया, इस परिभाषा में बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है 70 से कम एवं विकास की अवधि जन्म से 18 वर्ष तक मानी गई। इसलिए जो डेफिनेशन में क्या था, विकास की अवधि जन्म से 16 वर्ष तक मानी गई थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विकास की अवधि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, और आईक्यू लेवल इसमें 70 या 70 से कम आईक्यू लेवल, जबकि पिछली परिभाषा में आईक्यू लेवल 85 था। 85 या 85 से कम आईक्यू लेवल वाले बच्चों को बौद्धिक अक्षमता वाले बालक कहते हैं। जबकि ग्रोसमैन के अनुसार आईक्यू लेवल कितना है, 70 या 70 से कम, और अवधि जन्म से 18 वर्ष तक की मानी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है एएएमआर के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य प्रगता से है, और जिसके परिणाम स्वरूप या जिससे जुड़ा हुआ अनुकूलन व्यवहार में सती होती है तथा विकास की अवधि के दौरान परिलक्षित होती है। ग्रोसमैन ने ही 1983 में संशोधन किया, परिभाषा के अंदर क्या बताया कि मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से, यानी कि औसत से जो औसत बुद्धि लब्धि है उससे कम बुद्धि लब्धि होगी तो वो मानसिक मंदता वाले बालक होंगे। ठीक है, और उनका जो अनुकूलन व्यवहार है, अगर उनके व्यवहार में कमी है, व्यवहार में क्षति हो रही है, तो वो मानसिक मंदता वाले बालक होंगे तथा विकास की अवधि के दौरान ये परिलक्षित होती है, मतलब दिखाई देती है। विकास की अवधि कब होती है, जन्म से 18 वर्ष तक की विकास की अवधि होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इस परिभाषा में अनुकूल व्यवहार में सती, औसत सामान्य बुद्धि लब्धि में कमी, परिणाम स्वरूप या उसके सहगामी रूप में दोनों ही माने गए हैं। विकास की अवधि को जन्म की जगह गर्भ धारण के समय से लेकर 18 वर्ष तक की। लास्ट में सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि जन्म से लेकर 17 वर्ष तक की आयु को विकास की अवधि मान रहे थे। इसके बाद 1983 में अपन ने पढ़ा कि विकास की जो अवधि है वो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है, जन्म की वो जो विकास है कि वो विकास गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है। गर्भधारण से और 18 वर्ष तक की आयु तक उसका विकास होता है। ठीक है, फिर अर्थात 1952 में एएएमआर यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल ने पुनः परिभाषित किया कि मानसिक मंदता से तात्पर्य वर्तमान कार्य प्रदर्शन का वास्तविक रूप में सीमित होना। इसकी विशेषताएं सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य क्षमता है, जो निम्न में से किसी दो या दो से अधिक प्रयोग अनुकूल कौशल क्षेत्रों में कमी के कारण होती है, जैसे संप्रेषण, श्रम की देखभाल, घरेलू रहन सहन, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग, स्वनिर्देश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई आदि। मानसिक मंदता 18 वर्ष की आयु से पहले परिलक्षित होती है। यानी कि 1992 में क्या बताया कि ये जो सामान्य बौद्धिक है उसकी कार्य क्षमता है वो दो रूपों में, दो क्षेत्रों में कमी के कारण होती है। दो क्षेत्रों में, या तो जैसे कि मान लेते हैं कि संप्रेषण, जो बालक है वो संप्रेषण करने में असमर्थ है, यानी कि बातचीत करने में असमर्थ है। ठीक है, इसके अलावा श्रम की देखरेख में असमर्थ है, घरेलू रहन सहन में असमर्थ है, समाज के साथ संबंध बनाने में असमर्थ है, समाज के साथ बातचीत करने में असमर्थ है, पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ है। इसके अलावा स्वास्थ्य में असमर्थ, पढ़ाई लिखाई आदि।
तो मानसिक मंदता 18 वर्ष की आयु तक ही अपन को दिखाई 18 वर्ष की आयु होती है, उससे पहले ही दिखाई दे जाती है कि ये बालक मानसिक मंदता से रिलेटेड बालक है। ठीक है? ये परिभाषाएँ हैं, ठीक है? यह परिभाषा मुख्यतः 4 धारणाओं पर आधारित है। पहली धारणा क्या है? प्रामाणिक आकलन, वैलिड असाइनमेंट के द्वारा सांस्कृतिक भाषा संप्रेषण एवं व्यवहारिक कारणों में अंतर बताता है। यानी कि जो बालक है, जो संस्कृति है बालक की संस्कृति और उसकी भाषा है, उनमें अंतर बताता है कि जो सामान्य बालक है और उसकी भाषा और संप्रेषण, उनमें संस्कृति में अंतर आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा सामुदायिक वातावरण में अनुकूलित कौशल उसका क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। विशिष्ट अनुकूलित व्यवहार सीमित होता है। एक निश्चित अवधि तक समुचित सहायता के साथ मानसिक मंदित व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। जो बालक मानसिक मंदता से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर एक उचित मार्गदर्शन के द्वारा उनमें क्या लाया जा सकता है? सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। सहायता के द्वारा उनमें सुधार लाया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषा में पाया गया कि अनुकूलन व्यवहार में कम से कम 2 या 2 से अधिक भागों में क्षति पाई जाती है। सिर्फ बुद्धि लब्धि के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए अति आवश्यक होता है। तो क्या अपन ने जितनी सारी पूरी डेफिनेशन देखी उसमें देखा कि जो मानसिक मंदता होती है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्षति होती है, जिस कारण मानसिक मंदता होती है। तथा यही नहीं, बुद्धि लब्धि के आधार पर ही मानसिक मंदता वाले बालकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कह सकते कि जिस बालक की 70 से नीचे बुद्धि लब्धि है वो मानसिक मंदता वाला बालक होगा, ये नहीं कह सकते। और इस पर वातावरण का भी जो मंदता वाला बालक है उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है तथा मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए भी अति आवश्यक होता है। मानसिक मंदता वह विकलांगता है जिसकी विशेषता सीमित एवं सार्थक होती है, जिसमें बौद्धिक कार्यप्रक्रिया, गर्भधारण, सामाजिक प्रयोग एवं अनुकूलित कौशल में सार्थक सीमाएं होती है। यह विकलांगता 18 वर्ष से पहले उत्पन्न होती है, ये अपन ने देख लिया। ये विकलांगता 18 वर्ष से पहले होती है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या होती है? सीमित हो जाती है और सार्थक होती है, जिससे बौद्धिक कार्यप्रक्रिया, उसकी सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमताएं कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखा गया कि मंदबुद्धि बच्चों की परिभाषाएं पूर्ण रूप से कसौटी पर खरी नहीं उतरती, इसलिए समय-समय पर इसकी परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। ये कहते हैं मानसिक मंदता के 3 ही आधार माने जाते हैं। जो मानसिक मंदता है, उसकी परिभाषा समय-समय पर कभी किस प्रकार का बच्चा होता है, कभी किस प्रकार का बच्चा होता है, तो उन पर सही बैठती नहीं है। तो वो समय-समय पर वो चेंज होती रहती है परिभाषा, ठीक है। अपन को जो बेसिक बेसिक बात है, वो ध्यान रखना है। जिन बच्चों की जो सब में औसत आती है, वो ये बातें जो सब बच्चों जो मांस ज्यादातर बच्चों में औसत आती है, वो बातें अपन को ध्यान रखने हैं। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 या 70 से कम होती है, वो कौन से बालक होते हैं? मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं। फिर जिन बच्चों में कम से कम 2 क्षेत्रों में विकास सीमित हो, जिन बच्चों में 2 ही क्षेत्रों में विकास हो, बाकी क्षेत्रों में उसका विकास नहीं हो, वे भी मानसिक मंदता वाले बालकों में आते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में बाधित हो, ठीक है? 18 वर्ष से कम उम्र की वाला बच्चा हो, ठीक है? यदि किसी बच्चे में उपयुक्त तीनों लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे मंदबुद्धि बच्चा कहा जा सकता है, ठीक है? इतनी सारी परिभाषाएँ देखी, उनका ये निष्कर्ष निकलता है, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता, ये 2016 में परिभाषा आती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या आती है कि बौद्धिक दिव्यांगता में ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य, तार्किक और शिक्षण समस्या समाधान और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार की रेंज आती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बौद्धिक दिव्यांगता की परिभाषा क्या बताई कि बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति है जिसमें विशेषता में दोनों स्थितियां बौद्धिक कार्य तथा अनुकूलन व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से कमी होती है। किसमें? बौद्धिक कार्य मतलब तार्किक शिक्षण समस्याएं होती है, उनको सुलझाने में असमर्थ और अनुकूलित व्यवहार करने में असमर्थ, वे बालक कौन से होते हैं? वे बालक मंदबुद्धि बालक होते हैं, ठीक है। बौद्धिक दिव्यांग बालक होते हैं। अब इनके लक्षणों की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या लक्षण होते हैं। जो बौद्धिक दिव्यांग बालक होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लक्षणों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले शारीरिक लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं कि मंदबुद्धि बालकों के शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाने कि ये मंदबुद्धि बालक है या नहीं है। सबसे पहला लक्षण है माइक्रोसिपेली। माइक्रोसिपेली इसमें क्या होता है? औसत से सिर छोटा होता है। जो सिर की साइज होती है,
ज्यादातर अपन देखते हैं कि औसत बच्चों में सिर की साइज इस तरह से होती है, ठीक है। सिर की साइज इस तरह से होती है, जबकि माइक्रोसिपेली में जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो बौद्धिक दिव्यांग बालक होते हैं, उनका जो सिर की साइज है वो क्या होती है, छोटी होती है। ये ये जो सिर का है, जो पूरा विकास नहीं हो पाता है उनका, उनके सिर का ये पूरा विकास नहीं हो पाता है, इस कारण वो बौद्धिक दिव्यांग रह जाते हैं। तो माइक्रोसिपेली में क्या होता है, उनके सिर का पूरा विकास नहीं होता, क्या होता है, औसत से सिर क्या होता है, छोटा होता है। अब ये क्यों होता है, ये वंशानुगत भी हो सकता है, या फिर जब बच्चा गर्भ में था तब तब मादक पदार्थों का सेवन करने से भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके सिस्टम्स की चर्चा अपन आगे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, संपूर्ण मस्तिष्क संबंधी विकृति के कारण मस्तिष्क में ऊतकों की कमी, कपाल या सिर के परिमाप की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। यह पारिवारिक और रिसेसिव प्रकार की वंशानुगत हो सकती है, पारिवारिक या वंशानुगत भी हो सकती है ये, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोसिपेली, हाइड्रोसिपेली की बात करें, हाइड्रोसिपेली में क्या होता है, इसमें देखो माइक्रोसिपेली, माइक्रो में माइक्रो आ रहा ना, तो माइक्रो का मतलब हो गया औसत से छोटा, औसत से सिर क्या है, छोटा। अब इसमें देखो हाइड्रोसिपेली, हाइड्रोसिपेली में क्या होगा, औसत से सिर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, औसत से सिर बड़ा होगा, औसत से सिर क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। देखो बड़ा क्यों होगा, जो इसमें स्पाइनल द्रव भरा होता है, स्पाइनल द्रव जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, वो द्रव भरा होता है, तो वो क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण से देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, औसत से सिर बड़ा, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा हुआ होता है, और ये एक जगह एकत्रित हो जाता है सिर के अंदर। देखो यहाँ पे इस वजह से सिर की साइज है ना बड़ी हो जाती है, और सिर अपन को, सिर जो बालक को भारीपन लगता है और वोमिटिंग होती है, अलग ही लगता है उसको, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, औसत से सिर बड़ा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिपेली। और माइक्रोसिपेली में क्या होता है, औसत से सिर छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में छोटा एवं गट्टा शरीर होता है, मोटी अंगुली होती है, हस्तरेखाएं कम, स्लेंटेड आंखें होती है, छोटी नाक, खुलाई आंखें, छोटा कपाल आदि। जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो अच्छे से समझते होंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। 21वें गुणसूत्र की कमी से जो रोग होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें गुणसूत्र की कमी, एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि डाउन सिंड्रोम वाले बालक किस तरह के होते हैं। देखो गूगल पे जाना और सर्च करना डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अपन देख सकते हैं कि अपन ने जो अभी विशेषताएं पढ़ी है डाउन सिंड्रोम की, वो सारी विशेषताएं उनमें दिख जाएगी। देखो ये वाले बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, देखो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं। देखो अभी अपन ने पढ़ी थी मोटी अंगुलियां, सिर अलग होता है उनका, देखो इस तरह से चपटा चपटा होता है। ये सारे बच्चे, ये जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम के। यानी कि दूर से ही देखने पर पता लग जाता है कि ये बच्चा मानसिक मंदता वाला बालक है, इसको डाउन सिंड्रोम हो रखा है, अलग ही दिख जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बालक। देखो ठीक है, तो अपन चर्चा कर रहे थे किस पे, डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम में छोटा एवं गट्टा शरीर, मोटी अंगुली, हस्तरेखाएं कम, स्लेंटेड आंखें होती है, छोटी नाक होती है। नाक कैसी होती है, छोटी होती है। देखो इनकी नाक, ये छोटी छोटी नाकें है, ये देखो ये, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड बच्चे हैं, ठीक है। ये आप इमेज आप भी देख सकते हो गूगल पर जाकर, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो फिर इसके बाद बोनापन, बोनापन, मोटापन शरीर, पतली त्वचा, सोने जैसी आदत, हमेशा सोते रहना, और या फिर मोटापन होना, उसका मोटा शरीर हो गया और उसकी त्वचा कैसी हो, पतली। बोनापन क्यों होता है, थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है, बोनापन होता है, ठीक है। ये साइंस वाले स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं। शारीरिक विकास की दर धीमी होना, जो उसका शरीर का विकास होता है वो सामान्य से धीरे धीरे होना, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति का विकास होता है उससे कम होना, ये किसमें आता है, शारीरिक विकास की दर से। यानी कि अगर विकास कम हो रहा है तो वो मानसिक मंदता वाले बालकों के लक्षण है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, उसका जो बॉडी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होना, ये भी उसका एक उसका सिस्टम है, ठीक है। शारीरिक बनावट असामान्य होना, उसकी बनावट असामान्य होना, नाक छोटी होना या फिर कान चपटे होना, सिर भारी होना, ये मानसिक मंदता वाले बालक के लक्षण हैं, ठीक है। इसके बाद मानसिक या बौद्धिक क्षमता,
जो उनकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की जो क्षमता है, उसमें कमी होना, वो भी मानसिक मंदता वाले बालकों की विशेषता है। ध्यान विस्तार कम होना, यानी ध्यान एक जगह ध्यान विस्तार कम कर पाते हैं मानसिक मंदता वाले बालक। जैसे कि वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य करते-करते क्या है, उसका उसका उस कार्य पर तो ध्यान नहीं रहता, उस कार्य से ध्यान उसका दूसरे कार्य पर चला जाता है। मतलब एक एक जगह ध्यान नहीं टिकता, यानी एकाग्रता की कमी भी बोल सकते हैं। एकाग्रता की कमी भी होती है ऐसे बालकों के अंदर, ठीक है? इसके बाद धीरे-धीरे सीखना, और ऐसे बालक जो मानसिक मंदता से रिलेटेड बालक होते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते हैं। उन्हें उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, किसकी सहायता की ज़रूरत होती है। चिंतन करने की क्षमता में कमी, वे चिंतन नहीं कर पाते, वो सोच नहीं सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन है, वो उन्हें कैसे करें, कैसे समझें, वो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, वो चिंतन कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसके बाद पर प्रत्ययीकरण की कमी, ये प्रत्ययीकरण नहीं है, प्रत्यक्षीकरण है यहाँ पे। प्रत्यक्षीकरण की कमी, प्रत्यक्षीकरण की कमी का मतलब क्या है कि जो सामने है, जो आंखों के सामने है, उसके अंदर वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आंखों के सामने उसके कई कलर रखे हुए हैं, वो उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? कोई वस्तु छोटी बड़ी रखी है, तो वो उसमें बता नहीं पाते, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो प्रत्यक्षीकरण की कमी होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी, अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी होती है उनके, ठीक है? जो वो सोच नहीं सकते, जो वस्तु, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? मूर्त तो होती है जो वस्तु अपनी आंखों के सामने है, उसके बारे में, और अमूर्त का मतलब जो अपने आंखों के सामने नहीं है, जो कहीं और रखी है, उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकते, जो वस्तु कहीं और रखी है, ठीक है? इसके बाद आत्मविश्वास की कमी, मानसिक मंदता वाले बालकों में कॉन्फिडेंस की कमी तो रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है? समझने की क्षमता में कमी, उन्हें समझ में भी कम आता है, उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए भी, ठीक है? तार्किक क्षमता की कमी, और तार्किक तर्क करने की क्षमता तो उनके अंदर होती ही नहीं है, ठीक है? इसके बाद सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन में कमी, वे समाज के साथ वे समाज के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाते, वे अपने संवेगों को, उदास होना, खुश होना, कब होना है, इनके साथ भी समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है? इसके बाद संस्मरण में क्षमता में कमी, जो याद रखने की जो क्षमता है, उसके अंदर भी ऐसे बालकों के अंदर कमी पाई जाती है, ठीक है? प्रेरणा, मोटिवेशन में कमी, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या लक्ष्य है, इसलिए, ठीक है? तो मोटिवेशन की कमी होती है। रचनात्मक कार्यों में कमी, वो कोई भी क्रिएटिव कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते, कुछ भी नया कर नहीं कर सकते, यानी कि रचनात्मक कार्यों में कमी। प्रतिक्रिया करने की गति में कमी, कोई भी कोई भी बात का आंसर देना, कोई भी वस्तु के ऊपर प्रतिक्रिया देना, इसके अंदर भी कमी होती है ऐसे बालकों के अंदर, ठीक है? आँखों एवं हाथों के समायोजन में कमी, आँखों, जैसे कि कोई कार्य कर रहे हैं अपन हाथों से, और जैसे कि अपन गेंद पकड़ रहे हैं, तो वो आँखों और हाथों के बीच समायोजन नहीं कर पाता, इस वजह से वो गेंद को भी नहीं पकड़ पाता। यानी कि जो हाथों को जो मूवमेंट कर रहा है वो, और वो आँखों की जो स्थिति है, उसके अंदर समायोजन नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बालक कौन से बालक होते हैं? मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, ठीक है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पढ़ने लिखने में कमी और आदि, ठीक है? इसके बाद संप्रेषणात्मक क्षमता, सीमित शब्द भंडार होना, ऐसे बालकों का जो शब्द भंडार है सीमित होता है, वे फिक्स शब्द होते हैं, उनके पास ज्यादा शब्द नहीं होते, ज्यादा बातें नहीं होती उनके पास। भाषा का विकास देरी से होना, शब्दों के उच्चारण एवं प्रश्नों के उत्तर देरी से देना, अकलाकर बोलना, ऐसे बालकों के क्या है, अकलाकर बोलना या तुतलाकर बोलना, एक से अधिक निर्देशों को समझने में समस्या होना, यानी कि एक साथ दो निर्देश दे दिए तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है? आवाज में त्रुटियां होना, बोलते समय रुक रुक कर बोलना, अपनी समस्याओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाना, अपनी समस्याओं को भी नहीं समझा पाते ऐसे बालक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बालक होते हैं, वो अपनी समस्याओं को भी नहीं समझा पाते, तुतला कर बोलते हैं, आकला कर बोलते हैं, बोलते समय रुक रुक कर बोलते हैं, ठीक है? और बोलते समय त्रुटियां कर जाते हैं बीच में, ठीक है? तो ये सारे जो उदाहरण है वो संप्रेषणात्मक क्षमता है, यानी कि सीमित शब्द भंडार होता है, भाषा का विकास देरी से होता है, ये सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों के विशेषता है। लिखने पढ़ने के लक्षण, सीखने की क्षमता में क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों में कमी होती है। विशेषतः लिखने पढ़ने एवं अंकगणित क्षमताओं में कमी, पढ़ने सुनने एवं समझने की क्षमताओं तो होना, मौखिक संप्रेषण कौशल या लिखित संप्रेषण कौशल में कमी होना, अनुभव के द्वारा सीखने की क्षमता में कमी, स्वयं कुछ भी लिखने की क्षमता में कमी, यानी कि स्वयं से कुछ भी नहीं लिख सकता, और पढ़ने में कमी होती है, लिख भी नहीं सकता वो, सुनने और समझने की क्षमताओं में भी उसके दिक्कत होती है, इसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों के, ठीक है?
क्या है व्यवहारात्मक लक्षण, बिहेवियर विशेषताएं। जो बिहेवियर विशेषताएं, बिहेवियर लक्षण क्या होते हैं? वो होते हैं वातानुकूलित व्यवहार में कमी या असामाजिक व्यवहार करना, एक ही व्यवहार को बार बार करना, एक ही बात को बार बार करना, रिपीट करना, उम्र के अनुसार कार्य नहीं करना, सामाजिक हुनर में कमी होना, जल्दी क्रोधित होना, आत्मविश्वास की कमी। आईडी वाले बालकों में क्या होता है? एक तो आत्मविश्वास की कमी होती है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, या फिर एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं अभी अपन पढ़ेंगे। अभी एडीएचडी के बारे में पढ़ेंगे, ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, स्वैलिनता के बारे में कि इस प्रकार के बालक क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो सारी विशेषताएं अपन एक एक करके पढ़ेंगे। संवेगात्मक व्यवहार को जल्द प्रदर्शित करना, वो संवेगात जो उदासी है, क्रोध है, खुशी है, इसको वो जल्दी प्रकट कर देते हैं। ठीक है? जल्दी डर जाना, जल्दी रोना, दूसरों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, थूकना, मारना, चुटकी भरना, जोर-जोर से चिल्लाना, कोई सामान पटकना आदि व्यवहार करना। ये कौन से बालक होते हैं? कोई सामान पटकना, जोर-जोर से चिल्ला रहा है। ऐसी अगर ऐसे वो विशेषताएँ अगर उसके अंदर दिखाई देती है, तो अपन को पता लगता है कि ये कैसा बालक है, ये आईडी वाला बालक है, ठीक है। आईडी से रिलेटेड आज अपन ने चर्चा की, उसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन के साथ ही अपन ने चर्चा की उसकी विशेषताएँ, आईडी वाले बालकों की क्या-क्या विशेषताएँ रहती है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे मंदबुद्धि बच्चों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, शैक्षणिक वर्गीकरण, चिकित्सीय वर्गीकरण और सहायता की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। इन वर्गीकरण के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। और उसके उससे पहले अपन आईडी से रिलेटेड और भी बातें अपन अध्ययन करेंगे, जो छूट गई होगी बातें वो भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर भी आप हमारी वेबसाइट पे जाए, और वेबसाइट पे भी नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। जब भी नोट्स अपलोड हुए तो आप अपने नोट्स को निकलवा लें। जो बातें मैं यहाँ पे बताना भूल जाऊँ तो वो आपको नोट्सों में मिल जाएगी। तो नोट्सों से आप सेल्फ स्टडी करके भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो बातें हैं ये सभी आपने बीएड में पढ़ी होगी अच्छी तरह से। बाकी अपन इनको अच्छी तरह से समझते हुए पीपीटी के माध्यम से अपन ओनली क्लास में समझेंगे ही, लिखने का काम अपना नहीं रहेगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे हस्तलिखित, वेबसाइट पे नोट्स मिलेंगे, और पढ़ने के लिए भी आपको बुक्स, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है। और ये कोर्स कहाँ मिलेगा? ये यूट्यूब पर ही मिलेगा, आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही मिलेगी, ठीक है? इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है? बेल आइकन दबा के रखें, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो एक-एक करके मिलते जाएँगे, ठीक है? और क्लासेस कई बार लाइव होगी, लाइव कम क्लासेस होगी, ज़्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड ही होगी, ठीक है? आज अपन ने चर्चा की, किस-किस की चर्चा की, एक बार वापिस चर्चा कर लेते हैं, स्पीड से चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा की देखो, सबसे पहले बौद्धिक अक्षमता वाले, मानसिक मंदता वाले, मानसिक विकलांगता वाले बालकों की परिभाषा के बारे में बताया मैंने कि बौद्धिक अक्षमता वाले बालक कौन से बालक होते हैं? ऐसे बालक जिनके अंदर मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अर्थात बौद्धिक विकास, उनकी जो बुद्धि, उनके जो मस्तिष्क का विकास है, वो अवरुद्ध हो गया, पूरा विकास नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालक कहा जाता है। ठीक है? ऐसे बच्चों में सोचने समझने, लिखने पढ़ने अन्य बच्चों या व्यक्तियों की अपेक्षा कमजोर होती है। देखिए डेफिनेशंस, ये परिभाषाएं अपन को याद रखनी है। याद क्यों रखनी है? क्योंकि अपन को पता है अपना पेपर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में तो अपन कर लेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अपन को लिखना भी पड़ेगा, तो अपन को ये परिभाषाएं याद भी रखनी है, ठीक है? समझते हुए, अगर कोई परिभाषा समझने में दिक्कत आती है, कोई भी विषय वस्तु समझने में दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसको जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उस आपकी जो प्रॉब्लम है, जो लाइन है, जो टॉपिक है, उसको वापस एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो आपको बेझिझक आराम से पढ़ते रहना है। फिर परिभाषा की बात करें, तो परिभाषाएँ उनके लक्षण, व्यवहार और अक्षमताओं के आधार पर दी गई थी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट 1959 में सबसे पहले अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार परिभाषा दी गई थी। इससे कि औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यप्रगता से है, जो विकास की अवधि के दौरान होता है, तथा अनुकूल व्यवहार में सती उससे जुड़ा हुआ है। सती का मतलब अनुकूल, जो उनका व्यवहार होता है सामान्य बालक की अपेक्षा उसमें कमी होती है उसके व्यवहार में, ठीक है? और औसत से कम क्या होती है? बौद्धिक बुद्धिलब्धि होती है उसकी, ठीक है? इस परिभाषा में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यप्रगता का तात्पर्य 85 या उससे कम बुद्धिलब्धि है। सबसे पहले 1959 में परिभाषा दी थी अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के द्वारा। ठीक है, तो उसमें बुद्धि लब्धि 85 बताई थी। विकास की अवधि जन्म से 16 वर्ष तक की मानी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा संशोधन किया गया इसमें 1973 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार कि मानसिक मंदता से तात्पर्य बौद्धिक कार्यपरता और अनुकूल व्यवहार में कमी सहगामी के रूप में विद्यमान होती है। ये किसने बताई थी? ग्रोसमैन 1973 में। अर्थात इसमें बुद्धि लब्धि 70 या 70 से कम और विकास की अवधि जन्म से 18। उसमें जन्म से 17 तक थी विकास की अवधि, इसमें जन्म से 18 वर्ष तक। और इसमें बुद्धि लब्धि कितनी बताई थी? इसमें बुद्धि लब्धि अपन को 70 या 70 से कम बताई है। ठीक है, इसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल उसके अनुसार डेफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यपरकता से है, जिसके परिणाम स्वरूप जिससे जुड़ा हुआ अनुकूल व्यवहार में क्षति होती है तथा विकास की अवधि के दौरान परिलक्षित होता है। अब आप देख रहे होंगे एक बार बार परिभाषा तो वही रहती है, लेकिन इसकी जो बातें हैं उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस परिभाषा में अनुकूल व्यवहार में क्षति, औसत सामान्य बुद्धि लब्धि में कमी, परिणाम स्वरूप उसके सहगामी रूप में दोनों ही माने गए हैं। विकास की अवधि को यहाँ पे जन्म की जगह गर्भ धारण से समय से लेकर 18 वर्ष तक की आयु। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आईक्यू में चेंज माना गया है। सबसे पहले 85, फिर 70, फिर इसके बाद जो विकास की अवधि है जन्म से 16 वर्ष तक मानेगी सबसे पहले, फिर इसके बाद जन्म से 18, फिर इसके बाद गर्भ धारण से मानेगी। कि जो विकास प्रभावित होता है वो जन्म से नहीं, वो गर्भ धारण करता है, उसी समय से उसका विकास प्रभावित होता है। तो गर्भ धारण से 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है, अभी भी यही मानी जाती है। ठीक है, तो 1992 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी ने पुनः परिभाषित किया कि मानसिक मंदता का तात्पर्य वर्तमान कार्य प्रदर्शन का वास्तविक रूप में सीमित होना है। इसकी विशेषताएं सार्थक रूप में औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य क्षमता है। इनमें से किसी दो या दो से अधिक प्रयोग अनुकूल कौशल क्षेत्रों में कमी के कारण होती है, जैसे संप्रेषण, श्रम की देखरेख, घरेलू रहन-सहन, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग। इनमें से मतलब दो कार्य क्षमताओं, दो कौशलों के अंदर उसकी कमी होती है। यानी कि 2 कौशल ही अच्छे होते हैं, बाकी कौशल उसके उनमें कमी होती है। तो ऐसे बालकों को मानसिक मंदता वाले बालक कहते हैं और मानसिक मंदता वाले बालक 18 वर्ष की आयु से पहले अपन को दिख जाती है। ठीक है? इसके बाद परिभाषा ये 4 धारणाओं पर आधारित है। प्रामाणिक आकलन के द्वारा सांस्कृतिक भाषा संप्रेषण व्यवहारिक कारणों में अंतर होता है। सामुदायिक वातावरण में अनुकूलित कौशल सीमित हो जाता है। विशिष्ट अनुकूलित व्यवहार सीमित होता है। एक निश्चित अवधि तक इसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद उपयुक्त परिभाषा में अपन ने देखा कि व्यवहार में कम से कम 2 से अधिक भागों में क्षति पाई जाती है और इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, सभी परिभाषाओं का निचोड़ अपन ने देख लिया और यह विकलांगता 18 वर्ष से पहले उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है 70 या 70 से कम, जो लास्ट एंड फाइनल यानी कि परिभाषा ये तो चेंज होती रहती है, कभी क्या परिभाषा आती है, कभी क्या आती है, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 या 70 से कम हो, जिन बच्चों में कम से कम दो क्षेत्रों में विकास सीमित हो, 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे बाधित हो। यदि किसी बच्चे में उपयुक्त तीनों लक्षण पाए जाते हैं तो उसे मंद बुद्धि बच्चा कहा जाएगा। ये बौद्धिक दिव्यांगता की परिभाषा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद अपन ने माइक्रोसिपेली की बात करें, माइक्रोसिपेली में मैंने बताया था, माइक्रो से ध्यान रखना है कि इसमें औसत से सिर छोटा रहता है। ठीक है, ये वंशानुगत भी हो सकता है, तो इससे सिर का पूरा विकास नहीं होता है। ये माइक्रोसिपेली मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोसिपेली की बात करें, हाइड्रोसिपेली में औसत से सिर बड़ा होता है। ठीक है, जो स्पाइनल जो द्रव होता है वो उसकी अधिकता हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल मतलब जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो द्रव होता है, वो उस द्रव की बात कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम मैंने बताया दिया था कि 21वें गुणसूत्र की कमी से डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में नाक छोटी होती है, अंगुलियां मोटी होती है, छोटा एवं गट्टा शरीर होता है, छोटे से होता है, गट्टे मोटे, अष्टपुष्ट मस्त मोला शरीर होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अपन को दूर से ही दिख जाते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा है। ठीक है, इसकी इमेज भी मैंने अभी दिखाई थी। छोटी नाक, चौड़ा कपाल, उनका जो सिर होता है वो चौड़ा होता है, बहुत अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, तो अपन को दूर से ही दिख जाता है। बाकी इनकी जो विशेषता है, शारीरिक विकास की दर की धीमी होना, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, शारीरिक बनावट असामान्य होना, मानसिक बौद्धिक क्षमता में कमी, ज्ञान विस्तार कम होना, एकाग्रता की कमी, धीरे धीरे सीखना, चिंतन करने की क्षमता में कमी, ये सारी विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं अपने पास थी कि प्रत्यक्ष किरण की कमी मतलब प्रत्येक अपने जो आंखों के सामने है
उसके अंदर अंतर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी, अमूर्त जो यानी कि जो वस्तु अपनी आंखों के सामने है उस वो तो मूर्त हो जाती है, और जो अपनी वस्तु अपनी आंखों के सामने नहीं है मतलब दूर स्थित है, उस वस्तु उस वस्तु के बारे में चिंतन नहीं कर सकते, मतलब अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी। आत्मविश्वास की कमी, समझने की क्षमता में कमी, तार्किक क्षमता में कमी, सामाजिक एवं संवेगात्मक में कमी, स्मरण क्षमता में कमी, मोटिवेशन की कमी, रचनात्मक कार्यों में कमी, प्रतिक्रिया करने की गति में कमी, आंखों एवं हाथों के समायोजन में कमी, पढ़ने लिखने में कमी। ठीक है। इसके बाद संप्रेषणात्मक की बात करें कि उनके पास सीमित शब्द भंडार होते हैं, क्या होते हैं, हकलाकर बोलते हैं, ठीक है। और त्रुटियां ज्यादा करते हैं, बोलते समय तुतला कर बोलते हैं, समस्याओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखने पढ़ने के लक्षण, सीखने की क्षमता में कमी, विशेषतः लिखने पढ़ने में आंगिक क्षमताओं में कमी, सुनने समझने की क्षमताओं में दिक्कत होना, संप्रेषण कौशल में कमी, अनुभव के द्वारा सीखने की क्षमता में कमी, स्वयं कुछ लिखने की क्षमता में कमी। इसके अलावा व्यवहारात्मक लक्षण, व्यवहार में कमी, असामाजिक व्यवहार, एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करना, समाज के साथ वो अपने व्यवहार को प्रकट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, ठीक है। तो आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है। सामाजिक हुनर में कमी, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। अति चंचल होते हैं। इसके अलावा संवेगात्मक व्यवहार, जल्दी उत्तेजित हो जाना, जल्दी डर जाना, जल्दी रोना, दूसरों की ध्यान की अपनी ओर आकर्षित करना, थूकना, मारना, चुटकी भरना, जैसे जोर जोर से चिल्लाना। तो ये सारे किसके हैं, मानसिक मंदता के लक्षण हैं। कोई सामान पटकना, ठीक है। वर्गीकरण की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, फिर भी कोई टॉपिक या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आती आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पर ही नोट्स अपलोड अपडेट होंगे, तो जैसे ही नोट्स अपडेट होंगे मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण के साथ ही अपन जो आईडी है उसका भी, जो आईडी की जो परिभाषाएं पढ़ी है, विशेषताएं पढ़ी है, उसका एक बार वापस रिवीजन करेंगे। उससे रिलेटेड कोई बातें अगर छूट रही होगी तो उनकी भी चर्चा करेंगे, और विस्तार से अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।